नमस्कार। विदुरा जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट और बीपीसी टीआर 4 संबंधी संगीत से विषय से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पिछले बार भी पूछ चुका है और ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करते रहता है। तो साथियों, आप लोगों को ध्यान देना है कि एग्जाम में मेरा प्रश्न कौन सा महत्वपूर्ण है। और स्टेट के सिलेबस में देखा जाए तो 100 नंबर जो है म्यूजिक से आता है। तो साथियों, आप लोगों से मैं कहता हूँ कि सफलता करना है तो सफलता के पीछे पड़ना पड़ता है। तो कर्म कीजिए ऐसे कि बेकार ना जाए समय हमारा और हम लोग स्टेट क्वालिफाई करें और आगे बढ़ें। स्टेट म्यूजिक और बीपीसी टीआर 4 संबंधित जो है संगीत का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सावन के सोमवारी के शुभ अवसर पे आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि स्टेट म्यूजिक और टीआरई 4 संबंधित 2026 से न्यू सिलेबस के अनुसार जो भी प्रश्न है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नी सा म प ग म स्वर समूह किस राग का सूचक है? ये कौन सा राग का सूचक है, इसको हम लोग देखना है। तो पहला ऑप्शन में दिया है राग भीमपलासी, राग बागेश्वरी, और तीसरा ऑप्शन में दिया है पटदीप, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा, सही हमारा आंसर होगा राग भीमपलासी। क्या होगा? राग भीमपलासी होगा। भीमपलासी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भीमपलासी जो है काफी थाट से उत्पन्न राग है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, संचारी वर्ण किसे कहते हैं? संचारी वर्ण, वर्ण चार प्रकार के होते हैं, अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। तो यहाँ पूछ रहा है संचारी वर्ण किसे कहते हैं। तो जो भी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण चार प्रकार के होते हैं। तो हमारा वर्ण का आंसर क्या होगा, इसका संचारी वर्ण का उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्या होगा? एक से अधिक होगा। क्या होगा? एक से अधिक। इसलिए स्वरों का आरोही क्रम और स्वरों का आरोही क्रम और स्वरों का अवरोही क्रम और स्वरों का शुद्धतम रूप उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक होगा। क्या होगा? एक से अधिक होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अलंकार में कौन सा वर्ण प्राप्त होता है? अलंकार में कौन सा वर्ण प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन में दिया है आरोही, दूसरा दिया है अवरोही, तीसरा दिया है अस्थाई, और चौथा दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अलंकार मतलब होता है आभूषण, गहना। क्या होता है? गहना। जब वर्ण नहीं रहेगा, वर्ण से नहीं सजेगा संगीत, तो फिर कैसे होगा? इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? एक से अधिक होगा। क्या होगा? एक से अधिक होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। साथियों, मैं बता दूं आप लोगों से कि स्टेट में ऐसे ऐसे प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हम लोग से क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ऐसा कोशिश करना है कि हम लोग से कोई प्रश्न जो है ना छूटे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि 4-3-2 4-3-4-2 श्रुति व्यवस्था किस ग्राम से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं कि ग्राम कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्राम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ग्राम 3 प्रकार के होते हैं। पहला ग्राम होता है षडज ग्राम, दूसरा होता है मध्यम ग्राम, और तीसरा होता है गंधार ग्राम। लेकिन भारत ने नाट्य शास्त्र में 2 ही ग्राम माने हैं, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। तो यह श्रुति स्वर व्यवस्था के अनुसार देखना है। तो प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था के अनुसार स्वर जो होता है अपने अंतिम स्थान पे होता है। कौन से स्थान पे होता है? अंतिम स्थान पे होता है। जबकि आधुनिक स्वर श्रुति स्वर व्यवस्था के अनुसार स्वर जो है अपने पहले स्थान पे होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि 4-3-2 श्रुति स्वर व्यवस्था किस ग्राम से संबंधित है? तो कौन सा ग्राम होगा? यानी ये जो है 4-3-2 4-3-2 4-3-4-2, ये क्या होगा? यानी 4-3-2 4-3-4-2, यानी ये जो है कौन सा ग्राम का है? मध्यम ग्राम का है। किस ग्राम का है? मध्यम ग्राम का है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा?
हमारा सही आंसर जो होगा मध्यम ग्राम होगा। क्या होगा? मध्यम ग्राम होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे तो यहाँ देख लेते हैं, आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था में जो है मध्यम ग्राम आएगा और प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था में जो है षड्ज ग्राम आएगा। तो प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था के अनुसार स्वर कौन से स्थान पर होता है? तो प्राचीन प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था के अनुसार स्वर स्वर जो होता है अपने अपने जो है अंतिम स्थान पर होता है। कौन सा स्थान पर होता है? अंतिम अंतिम स्थान पे होता है। होता है। तो प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था के अनुसार क्या होगा? 4 3 2 4 4 3 2। और आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था का आपने देख ही लिया, 4 3 2 4 3 4 2, 4 3 2 4 3 4 2। और प्राचीन में जो है 4 3 2 4 4 3 2, यानी ये षड्ज ग्राम का श्रुति स्वर व्यवस्था है। कौन ग्राम का है? षड्ज ग्राम का। ये कौन सा ग्राम का है? तो ये है मध्यम ग्राम का। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि मध्यम ग्राम की कौन सी मुसना षड्ज से प्रारंभ हुई है? मध्यम ग्राम की कौन सी मुसना जो है षड्ज से प्रारंभ हुई है? तो मेरा आंसर सही क्या होगा, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरा सही आंसर जो होगा, ऑप्शन संख्या क्या होगा? मध्यम ग्राम से कौन सी मूर्छना षड्ज से प्रारंभ हुई है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में दीजिए। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? शुद्ध मध्यमा। क्या होगा? शुद्ध मध्यमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न दिया है, क्वेश्चन संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सारंगदेव के अनुसार कंप के आधार पर गमक के कितने प्रकार माने गए हैं? गमक के कितने प्रकार माने गए हैं? तो कंप के आधार पर सारंगदेव जी ने कितना गमक माना है? कितना माना है? कंप के आधार पर गमक के जो प्रकार है 15 माने। कितने माने हैं? 15। क्या होगा? 15। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। जबकि पार्श्वदेव ने कितने गमक माने हैं? पार्श्वदेव ने 7 गमक माने। कितने माने हैं? पार्श्वदेव पार्श्वदेव ने कितने गमक माने हैं? 7। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अगर मध्य लय में 1 सेकेंड में एक मात्रा बोली जाती है तो 4 सेकेंड में एक मात्रा बोलने को कौन सी लय कहेंगे? तो कौन सी लय कहेंगे? 4 सेकेंड में एक मात्रा बोलने को विलंबित लय कहेंगे। कौन सा लय कहेंगे? विलंबित लय, क्योंकि इसमें समय अधिक और मात्रा कम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि मूर्छना किस पर आश्रित होती है? तो मूर्छना किस पर आश्रित होती है? ऑप्शन संख्या ए में दिया हुआ है स्वर पे, ऑप्शन बी दिया है ग्राम पे, ऑप्शन सी दिया है श्रुति पे।
ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक पे ऑप्शन जो है 5, ऑप्शन संख्या 5 में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा ग्राम पे। क्या होगा? ग्राम पे। स्वर से होता है श्रुति, स्वर से, स्वर से श्रुति, स्वर से क्या होगा? श्रुति। स्वर से जो होगा, स्वर से आगे होगा श्रुति, फिर श्रुति से क्या होगा? स्वर, श्रुति, ग्राम, ग्राम के बाद क्या होगा? मूर्छना। ये उसका क्रम है, बढ़ते क्रम है। क्या है? आरोही क्रम है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि 4 विभाग वाले ताल का नाम क्या है? 4 विभाग वाले ताल का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 9 है। क्या है? 9 है। इसमें कह रहा है, पहला दिया हुआ है कि तीव्रा ताल, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है मूल ताल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आड़ा चार ताल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एक से अधिक। तो क्या होगा इसका? 4 विभाग वाले ताल दिया है। तो 4 विभाग वाले ताल जो होता है, 4 विभाग वाले जो ताल होता है क्या होगा? 4 विभाग वाले ताल जो होगा, तो मेरा सही आंसर क्या होगा? 4 ताल वाले विभाग का नाम होगा तीव्रा ताल। क्या होगा? तीव्रा ताल होगा। क्या होगा? तीव्रा ताल। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस ताल में सभी विभागों में मात्राओं की संख्या भिन्न होती है? किस ताल में सभी मात्राओं की संख्या भिन्न होती है, यानी मात्रा जो होता है भिन्न होता है। तो क्या होगा ऑप्शन संख्या? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन संख्या क्या होगा? फर्स्ट में दिया तिलवाड़ा। क्या होगा? फर्स्ट दिया है तिलवाड़ा, फर्स्ट दिया है तिलवाड़ा। क्या दिया हुआ है? तिलवाड़ा। दूसरा दिया है झपताल, तीसरा दिया है धमार ताल। 4 में दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर होगा धमार ताल, जो कि परीक्षा में कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन। तो देखना है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भैरव का समप्राकृतिक राग क्या है? तो भैरव का समप्राकृतिक राग क्या है? तो बच्चों आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिए, भैरव का समप्राकृतिक राग क्या होगा? क्या होगा? भैरव का समप्राकृतिक राग होगा कलिंगड़ा। क्या होगा? कलिंगड़ा भी होता है, रामकली भी होता है, ये सभी भैरव का समप्राकृतिक राग है। क्या है? समप्राकृतिक राग है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संगीत रत्नाकर के प्रारंभिक 14 श्लोकों में किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है लेखक व आश्रयदाता का वर्णन किया गया। किसका किया गया है? लेखक व आश्रयदाता का। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राग मध्यकालीन राग है? मध्यकालीन राग। तो मध्यकालीन राग कौन सा होगा? मध्यकालीन राग जो दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 कर रहा है कि संगीत रत्नाकर में माघ रागों के अंतर्गत राग वर्ग में रागों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर जो होगा ऑप्शन ए में दिया है 10, ऑप्शन ए में दिया है 10, ऑप्शन बी में दिया है 20, ऑप्शन सी में दिया है 30, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा 30 होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निशंक वीणा का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? निशंक वीणा का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त है?
तो ऑप्शन ए में दिया है संगीत रत्नाकर, क्या दिया है? संगीत रत्नाकर। ऑप्शन बी में दिया है नाट्य शास्त्र। ऑप्शन सी दिया हुआ है संगीत परिजात। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है से एक से अधिक। ऑप्शन 5 में दिया हुआ है फिर से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा हम लोग देखते हैं। निशंक मीना का उल्लेख जो है संगीत रत्नाकर में दिया गया। किसमें दिया गया है? संगीत रत्नाकर में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है म पध म स्वर किस राग के सूचक है? किस राग के सूचक है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है भीम प्लासी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है केदार। ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिहाग। और ऑप्शन जो है 4 में दिया हुआ है एक से अधिक। ऑप्शन 5 में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा केदार होगा। क्या होगा? केदार होगा। तो चलिए आप लोग बताइए कि केदार किस थाट का राग है? केदार किस थाट का राग है? तो केदार जो है कल्याण थाट का है। किसका है? कल्याण थाट का है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि संगीत परिजात में गीत वाद्य तथा नृत्य में किसके अंश प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके अंश प्राप्त नहीं हुए हैं? मेरा आंसर क्या होगा? किसके अंश प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें जो है नृत्य के अंश जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चतुर पंडित किसे कहते हैं? चतुर पंडित किसे कहते हैं या चतुर पंडित किसका उपनाम है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है विष्णु दिगंबर पलुष्कर। विष्णु दिगंबर पलुष्कर। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है शारंग देव। ऑप्शन सी में दिया है भारत खंडे। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन 5 में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चतुर पंडित जो है भात खंडे का उपनाम है। मेरा सही आंसर क्या होगा? भात खंडे होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 19 है श्रीमल लक्ष्य संगीतम के लेखक कौन है? श्रीमल लक्ष्य संगीतम के लेखक कौन है? तो श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम के लेखक जो है श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम के लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के लेखक जो होंगे भारत खंडे होंगे। क्या होंगे? भारत खंडे। इनका उपनाम क्या है? अभी हमने बताया आपको इनका उपनाम जो है चतुर पंडित है। क्या है? चतुर पंडित। इनको चतुर पंडित के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है? संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है? तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन जो है एक में दिया हुआ है सी भूपाल। और 2 में दिया हुआ है कलीनाथ। और सी में दिया है शकुंक। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्या होगा? एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। किस राग में कोमल निषाद का अल्प प्रयोग होता है यानी थोड़ा सा प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक में राग देश। ऑप्शन बी में 2 में दिया हुआ है राग भीम पलासी। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है राग केदार। ऑप्शन जो 4 में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन 5 में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि राग भीम पलासी किस थाट का है। तो राग भीम पलासी का जो थाट होगा क्या होगा? इसका थाट जो होगा काफी थाट होगा। क्या होगा? काफी। केदार का क्या होगा? कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण होगा। राग देश का क्या होगा? खमाज होगा। क्या होगा? खमाज।
इसमें पूछ रहा है कोमल निषाद का अल्प प्रयोग किसमें होता है, तो किसमें होता है, किसमें होता है, ऑप्शन संख्या 3 होगा, राग केदार में होता है, अल्प प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किराना घराने के प्रसिद्ध गायक कौन है, किराना घराने के प्रसिद्ध गायक कौन है, तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है बड़े गुलाम अली खां, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है मोदू खां, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है अब्दुल करीम खां, और ऑप्शन 4 में दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, मेरा सही आंसर जो होगा अब्दुल करीम खां होगा, क्या होगा, करीम खां। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य संगीत विद्यालय पुणे की स्थापना किसने की। देखिए कभी कभी हम लोग क्या होता है कि नाम में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो संगीत संबंधी जो भी प्रश्न होगा आप लोग पहले गहराई से अध्ययन कीजिएगा क्वेश्चन, उसके बाद ही रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से एक एक प्रश्न जो है, एक एक नंबर जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये मत सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, पहले ही पहले उसके बारे में सोच लीजिए, उसके बाद किसी चीज का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है भात खंडे, आर्य आर्य समझिए भात खंडे होंगे। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ऑप्शन सी में 3 में दिया हुआ है अब्दुल करीम खां, ऑप्शन डी में दिया हुआ है एक से अधिक, ऑप्शन जो है 5 में दिया हुआ से कोई नहीं। तो मेरा सही क्या होगा, अब्दुल करीम खां होगा, क्या होगा, अब्दुल करीम खां होगा। और गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने की है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक का नाम क्या था, आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए दिया है अलादिया खां, ऑप्शन बी दिया है हाफिज अली खां, ऑप्शन 3 दिया हुआ है फयाज खां, ऑप्शन 4 दिया हुआ है से एक से अधिक, ऑप्शन 5 दिया है से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर जो होगा फयाज खां होगा, क्या होगा, फयाज खां। ये जो थे आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक थे और मर्दाना गायकी में इनका एक बहुत बड़ा योगदान था और इनका नाम था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, रे म प नि ध प म ग रे स्वर समूह किस राग का सूचक है, किस राग का सूचक होगा, तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है राग देश, इसका सूचक होगा राग देश का होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत खंडे जी की थाट पद्धति किस पर आधारित है, भारत खंडे जी की थाट पद्धति जो है किस पे आधारित है। तो भारत खंडे जी की थाट पद्धति जो है, पहला दिया है मुकाम, दूसरा दिया है संस्थान, तीसरा दिया है मेल, चौथा दिया उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये थाट पद्धति पर आधारित है। मेरा आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्य शास्त्र में सुशील वाद्यों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। तो नाट्य शास्त्र में सुशील वाद्यों का वर्णन जो है ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 30वें अध्याय में, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 30वें अध्याय में, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 31वें अध्याय में, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 33वें अध्याय में, ऑप्शन जो है 4 में दिया हुआ है एक से अधिक, ऑप्शन 5 में दिया हुआ में से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर जो होगा एक होगा, क्या होगा, 30वें अध्याय में। यहाँ जो जीरो दिया हुआ है इसे समझ जाइएगा सुशील है, क्या है, सुशील है, सुशीलवाद का जो है चर्चा किया गया नाट्य शास्त्र के ग्रंथ के 30वें अध्याय में। अगला प्रश्न जो है, राग देश का गायन समय क्या है, राग देश का गायन समय क्या है। तो 1 नंबर का जो दिया हुआ है रात्रि का प्रथम पहर, 2 में दिया है रात्रि का दूसरा पहर, 3 नंबर में दिया है रात्रि का तीसरा पहर। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, मेरा सही आंसर जो होगा रात्रि का दूसरा पहर होगा, क्या होगा, रात्रि का दूसरा पहर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29,
बारी फुनगमात के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन होंगे? इसके रचयिता जो होंगे राजा नवाब अली होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध गायक एवं वीणा वादक बैजू किस राजा के काल में अधिक प्रसिद्ध हुए? तो किस राजा के काल में अधिक प्रसिद्ध हुए? तो वो राजा मानसिंह के काल में अधिक हुए। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है किनके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित सारंगदेव के द्वारा लिखा गया है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? सप्ताध्यायी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। धमार गायन शैली में किसका वर्णन प्राप्त होता है? धमार गायन शैली जो है इसमें किसका वर्णन प्राप्त होता है? तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन में होली का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन, बसंत का वर्णन। तो मेरा जो होगा आंसर क्या होगा? होली का वर्णन प्राप्त होता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। परवेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं? परमेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन एक में दिया हुआ है कि एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश करने वाला राग, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाला राग, एक प्रहर से दूसरे प्रहर में प्रवेश करने वाला राग। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा परमेल प्रवेशक, परवेल प्रवेशक राग की बात कर रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब्दुल करीम खां किस घराने के गायक थे? तो हम लोग पहले ही जाना है कि अब्दुल करीम खां किस घराने के हैं? किराना घराने के हैं। फयाज का किस घराने के थे? तो आगरा घराने के थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो मध्यम को कहते हैं। किसको कहते हैं? मध्यम को कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। उस्ताद फयाज खां का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो फयाज खां का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1868, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 1876 और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 1886। तो क्या होगा? मेरा सही आंसर जो होगा 1886 होगा। क्या होगा? 1886 होगा। अब लास्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। संगीत प्रवेश नामक पुस्तक किसने लिखी है? संगीत प्रवेश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए छोड़ते हैं, इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, ढूंढिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो एस्टेट संबंधी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस पुस्तक का जो है जवाब कमेंट में आप लोग जरूर दीजिए। तो ठीक है, तो इस प्रश्न के साथ हम लोग है आज का प्रश्न समाप्त करते हैं। और आप लोग से कहते हैं कि बार बार कि आप लोग जो है प्रश्न को स्टेट के दृष्टिकोण से और बीपीएससी टीआर 4 के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको देखना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे, जो भी कुछ त्रुटियां हो तो इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग उसको सुधार कर सके और आगे उस अगला वीडियो में उसके बारे में डिस्क्राइब कर सके। तो जय हिंद, जय बिहार।